स्क्रीन पर आपको जो लोग नजर आ रहे हैं, कुछ सफेद कपड़े में, कुछ हरे कपड़े में, ये अपने साथी के हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये डॉक्टर मौमिता के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर क्या है इनके साथ की कहानी, क्या हुआ है इनके साथ, ये सब कुछ आप तक पहुंच गया होगा। और ये इतना विभत्स है, ये इतना डरावना है, इतना घिनौना है कि मैं इस पर बात ही नहीं कर पा रही थी। कई दिन से हिम्मत कर रही थी कि कोशिश कर रही थी इस पर बात करूं, लेकिन बात करने का हौसला नहीं इकट्ठा कर पा रही थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक डॉक्टर जो पीजी की पढ़ाई कर रही थी, वो 36 घंटे की शिफ्ट पूरी करने के बाद अपने ही कॉलेज के एक सेमिनार में रेस्ट करने के बारे में सोचती है। वो डॉक्टर जो 36 घंटे से मरीजों की सेवा कर रही है, 36 घंटे से लगातार अपनी ड्यूटी पर लगी हुई है, मेहनत कर रही है, उसकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि इतने हैवी ड्यूटी के बाद उसको सिर्फ एक थकान लग जाती है और एक छोटा स्नैप लेने के लिए वो अपने कॉलेज के सेमिनार में लेटने के लिए, कुछ रेस्ट करने के लिए वहां पहुंचती है। बस उसकी इतनी गलती थी कि वो अपने वर्क प्लेस पर काम करने के बाद, थक जाने के बाद, उसको थोड़ा सा आराम करने के लिए वो वहां पहुंचती है। और उसके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके सामने है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो महिला डॉक्टर है, डॉक्टर मौमिता, उसके साथ किस तरीके की विभत्स घटना की गई है। मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन हमें ये इजाजत नहीं देते कि हम इस तरीके की घटना पर खुलकर बात कर पाए। मैं ये नहीं बता पा रही हूँ कि डॉक्टर मौमिता के साथ क्या कुछ हुआ है, उनके शरीर के कौन कौन से अंग में किस किस तरीके का घाव दिया गया है। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम और फेसबुक हमें रोक देता है कि हम इस तरीके की विभत्स घटना को नहीं सकते। हम ये बता नहीं सकते कि देश की बेटी, वो बेटी जिसने देश की सेवा के लिए डॉक्टर बनने के बारे में सोचा, पढ़ाई की, एक मेडिकल कॉलेज में डिग्री पूरी की, पीजी कर रही थी, मरीजों की सेवा कर रही थी, वो इसी देश के एक अस्पताल में इस तरीके से उसके साथ घिनौना काम किया गया है। कितना घिनौना है ये नहीं बता सकती, क्योंकि इसकी इजाजत हमारे पास नहीं है। स्क्रीन पर आप देखकर ये समझ सकते हैं कि मौमिता के शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा है जिस पर उसको घाव नहीं दिए गए हैं। बस यही एक सवाल है, आखिर ये जो डॉक्टर मौमिता हैं, उन्होंने ऐसा क्या पहना हुआ था। बहुत सारे वो घिनौने सोच के लोग, उन्हीं से मेरा सवाल है। आज एक बेटी, एक महिला आपसे पूछने आई है और बहुत जरूरी और जेन्युइन मुद्दा पूछने आई हूँ। जब किसी लड़की के साथ इस तरीके की कोई भी घटना हो जाती है तो कुछ डैश टाइप के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि उसने इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे इसलिए उसके साथ हुआ, वो अपना अंग दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो मॉडर्न ड्रेस पहन रही थी, उसने मेकअप किया हुआ था, उसके कपड़े ज्यादा रिलेविंग थे, ये थे वो थे, इसलिए मर्द जो है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो डॉक्टर मौमिता ने ऐसा क्या पहना था? वो प्रॉपर एक ड्रेस में थी, अपने सफेद कोट को पहना हुआ था जो डॉक्टर की पोशाक होती है। अपने कैंपस के अंदर लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं भाई? ना वो घर में सुरक्षित है, ना वो कॉलेज में सुरक्षित है, वो कहाँ सुरक्षित है? यही तो एक सवाल है। कल 15 अगस्त से हम सब देश की आजादी का महोत्सव मनाएंगे, लेकिन महिला कब आजाद हो पाएंगी भाई? कभी उनके मेकअप करने की वजह से उन पर रेप हो जाता है तो हम में से बहुत सारे लोग, समाज के वो बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि आखिर लड़कियां मेकअप ही क्यों करती हैं? मेकअप करेंगे तो पुरुष जो है वो अपना पुरुषार्थ तो उनका जगी जाएगा, वो तो इस तरीके की घटना कर ही देंगे। शर्म आनी चाहिए और एक थप्पड़ भी लगाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके का बेहुदा बात करते हैं। लड़की ने ऐसा कपड़ा पहने हुआ था, रात में वो घूमने गई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों गई थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, मेकअप क्यों किया था? इस तरीके का गंदा और बेहुदा मजाक जो आप लोग उड़ाते हैं, आप ही लोगों से सवाल है। डॉक्टर मौमिता ने ऐसा क्या पहना था? वो कहाँ घूमने गई थी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, रिलेविंग कपड़े पहने हुए थे, अंग प्रदर्शन कर रही थी, मेकअप क्या हुआ था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? उनकी क्या गलती थी जो इस तरीके की घटना हो जाती है? और घटना बहुत विभत्स है, मैं बता नहीं सकती कि उनके साथ क्या हुआ है। आंख से लेकर शरीर के ऊपरी पार्ट से लेकर नीचे तक शरीर के हर एक अंग को चोटिल किया गया है। इतना घाव दिया गया है कि उसकी चर्चा कर पाने में हैरानी होती है, मतलब बता पाने यूट्यूब के एल्गोरिदम हमें रोक देता है। मैं ये बता नहीं सकती कि कितनी पीड़ा है। मैं 2 दिन से कोशिश कर रही हूं कि मैं इस मुद्दे पर बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। क्या पूछूंगी आपसे, उन सभी लोगों से जो इस तरीके की घटना पे इस तरीके का कमेंट करते हैं। मतलब ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हो गई, 6 महीने की बच्ची से लेकर बूढ़ी बुजुर्ग महिला तक इस तरीके की घटना हो जाती है। इस तरीके की घिनौने कृत हो जाते हैं और उस पर भी कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं सामने से और इस तरीके का कमेंट करके चले जाते हैं। मतलब हैरानी होती है मुझे इस बात पर कि हम कब आजाद हो पाएंगे? ना हम घर में सुरक्षित है, इस तरीके की बहुत घटना है।
6 महीने की एक लड़की से लेकर 7 साल की बच्ची जो अपने घर में बैठी हुई थी, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने इस तरीके का घिनौना कृत्य कर दिया। बगल के पड़ोसी बच्ची को खिलाने ले गए और खिलाते खिलाते इन्होंने इस तरीके का घिनौना काम कर दिया। लड़कियां ना तो घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, स्कूल में सुरक्षित है, ना कॉलेज में सुरक्षित है, ना वर्क प्लेस में सुरक्षित है, सुरक्षित ही नहीं है। पूरा समाज एक घिनौनी नजरिए से एक महिला को देख रहा होता है। उसके बाद भी महिला जो है वो इन सभी वैश्यों के बीच में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही होती है। डॉक्टर मौमिता का केस तो निर्भया जैसे केस से जोड़ा जा रहा है और आज कैंडल लेकर तमाम देश की महिलाएं इसलिए सड़कों पर उतर आई हैं कि आप कह रहे हैं कि आपका देश बराबर है, बिटिया को बेटे और बेटी में अब कोई फर्क नहीं रह गया। लेकिन लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं भाई? किस जगह सुरक्षित हैं? और किस इंसान में ये फर्क कर पाएंगी कि ये इंसान उसके लिए सुरक्षित है और ये इंसान उसके लिए सुरक्षित नहीं है? डॉक्टर मौमिता अपने वर्क प्लेस पर थी, उन्होंने 36 घंटे ड्यूटी दी है। आखिरी के 36 घंटे वो मरीजों को देख रही थी, उसकी सेवा में लगी हुई थी। और 36 घंटे काम करने के बाद एक इंसान थक ही जाता है और थक जाकर उसने एक झपकी लेने के बारे में सोचा, बस उसकी यही एक बड़ी गलती थी। यही सवाल है मेरा। मुझे मतलब मैं बहुत हैरान हूं कि एक सवाल मेरा, पहली बार मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं अपने उस महिला मुख्यमंत्री से कि आप विपक्ष से सवाल करती हैं, आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी से पूछ रही हूं, आपने जब इस तरीके की घटना सुनी तो क्या आपको गुस्सा नहीं आया? खुद आप एक महिला हैं, आप इनको देखिए, ये सभी बंगाल से आती हैं और बड़ी मुखरता से बात करती हैं। तो ये वो माननीय है जो सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए बड़े तीखे अंदाज में नजर आती हैं। आप इनके तेवर को देखकर जो है वो ये समझते हैं कि ये महिलाएं जो हैं वो कुछ महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, लीडर में हैं। मतलब आप ऐसे समझिए, जब हमारे देश की कुछ महिलाएं हवाई प्लेन उड़ाने लगती हैं या कुछ महिलाएं लोको पायलट बनकर ट्रेन चलाने लगती हैं तो उन 4, 5, 10 महिलाओं की तस्वीर दिखाकर ये दिखाया जाता है कि भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है। तो ऐसी ही कुछ नेत्री भी हमारे देश में है, बंगाल से ही निकल कर आई हैं, जिनकी तस्वीरें दिखाकर कहा जाता है कि महिलाएं कितनी मजबूत हो रही हैं, कितनी प्रखर हो रही हैं, कितनी तेज तर्रार आवाज में अपनी बात को मजबूती से संसद भवन में रख रही हैं। इस तरीके की नेत्री को, इस तरीके की लीडर्स को दिखाकर ये बताया जाता है कि महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। लेकिन यही महिलाएं अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में हो रही इस तरीके की घिनौनी हरकत पर उफ तक नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये सरकार में है, इसलिए ये बोल तक नहीं पाती। अभी यही बिहार या उत्तर प्रदेश या किसी और जगह कुछ घटना हुई होती तो यही महिलाएं संसद भवन में चीख चीख कर पूछती कि महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। ममता बनर्जी से लेकर मोहिया मोइत्रा से लेकर उन तमाम नेत्रियों से पूछना चाहती हूं जो बंगाल से आती हैं, जो सरकार में हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही हैं। आप एक लीडर हैं भाई, महिलाओं के लिए आप मतलब सबसे आगे रखकर आपको देखा जाता है कि आप उस क्षेत्र से आ रही हैं, उसी क्षेत्र में इस तरीके की घटना होती है और इसे पहले सुसाइड बताया जाता है। लेकिन जब प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है, जब आंदोलन बढ़ने लगता है, तब इस पर लगातार चीजें बदल कर बहुत कुछ चीजें अब बदल गई हैं। मैं चाहती हूँ सोशल मीडिया पर आप जाकर इस घटना को खुद से देखिए और समझिए कितना विभत्स, ये कितना डराने वाला है। एक लड़की होने के नाते मुझे इसलिए भी चिंता है कि जिस प्रदेश की मुखिया एक महिला है, तमाम बड़ी लीडर जो है वो महिला है, उसके बावजूद भी महिला की आवाज को दबाने के लिए हर संभव कोशिश होती है क्योंकि आपके प्रदेश की छवि ना बिगड़ जाए। मतलब एक लड़की की सुरक्षा से ज्यादा आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके प्रदेश की छवि जो है वो बची रहे। महिलाएं जाएं भाड़ में, उनको नोचने वाले कुत्ते इस देश में घूमते रहें, लेकिन आपकी छवि जो है वो बची रहनी चाहिए। यही आप चाहती हैं ना? तो माफ कीजिएगा, ऐसे भारत में और मतलब इस तरीके के राज्य में इस तरीके की घटना पर आपकी चुप्पी इस ओर इशारा करती है कि आप अपने क्षेत्र में हो रहे अत्याचार पर उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन बगल के पड़ोसी के घर में कुछ होगा तो ताक झाक करने की प्रवृत्ति है आपकी। ये है आपका नेचर जो इस घटना में सामने देखने को मिल रहा है। बाकी हम चाहते हैं कि अब तो वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल तो पेश किया जाए। निर्भया जैसी घटनाएं देश में रोज हो रही हैं। हर दिन, हर घंटे एक लड़की को, एक महिला को हर बार
इस तरीके की घटना उसके साथ बार बार हो जाती है, और कुछ सुर्खियां बन पाती हैं, कुछ खबरों में छप पाता है, कुछ नहीं भी छप पाता है, और जो खबरों में छप भी जाता है उस पर भी कुछ हो नहीं पाता। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक वो कोर्ट के कचहरी में दौड़ दौड़ कर वो इंसान थक जाता है और किस्मत को मान लेता है और मानता है कि उसकी किस्मत में ही लिखा होगा, इसलिए उसके साथ ऐसा होगा। ऐसी महिलाएं जो इस तरीके के शोषण का शिकार होती हैं, पहले तो वो उस रात या उस दिन में उस तरीके का उस दिन वो शोषण का शिकार होती हैं, उसके बाद वो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहती हैं तब तक वो समाज उसको इस नजरिए से देख रहा होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो महिला भूलना तो चाहती है, लेकिन ये समाज उसको भूलने नहीं देता है। और इसी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी उसके कपड़े का, कभी उसके मेकअप का, कभी उसके रहन सहन का, हर चीज को इंगित करके बताता है कि इनके इस चाल की वजह से इनको इस तरीके की हैवानियत इनके साथ हुई है। तो पहला सवाल मेरा यही है कि मैं चाहे जो पहनूं, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये इजाजत मुझे संविधान से मिली है, और कोई सामने वाले को इतना अधिकार किसने दिया भाई? कौन है वो जो इस तरीके की हैवानियत को जस्टिफाई करने आता है? जो इंसान इस तरीके की हैवानियत को जस्टिफाई करने आता है उसको अपना मानसिक स्तर जांच कराने की जरूरत है, क्योंकि उनके दिमाग में वो कीड़ा, वो हैवानियत खुद भरी हुई है, इसीलिए वो इस तरीके की घटना को जस्टिफाई करने आते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मैं हैरान हूं, मैं बहुत चिंतित हूं कि कल जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जब देश की आज़ादी के महोत्सव में हम सभी भारत माँ की जय का नारा लगाएंगे, तो हम क्या पूछेंगे? किस माँ की जय का हम नारा लगा रहे हैं? उसी देश में उसी माँ, उसी औरत के साथ रोज इस तरीके की घटना हो जाती है, कुछ सुर्खियां बनती हैं, कुछ पर चर्चा होती है, कुछ पर चर्चा ही नहीं हो पाती, कुछ पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर सिर्फ अपने आप को कोसती रह जाती है। उसी स्वतंत्रता दिवस में हम कैसे भारत माँ की जय का नारा लगा पाएंगे जब आज भी महिलाएं इस तरीके की घटना का शिकार रोज ही होती जा रही हैं? बाकी ये सब कब सुधरेगा ये मुझे नहीं पता, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो मुझे जरूर बताइए। लेकिन एक चीज जरूर हो सकता है कि अगर ऐसी घटना पर कठोर कार्रवाई होने लगे, सजा कठोर मिलने लगे, तो मुझे लगता है कि रेशियो कुछ कम हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि जब तक खबर में सुर्खियां ना बन जाए, प्रोटेस्ट ना हो जाए, लोग हक के लिए सड़कों पर ना उतर जाए, मोमबत्ती और कैंडल मार्च तक ना हो जाए, तब तक इस देश में कुछ होने जाने वाला नहीं है। लड़कियां घुट घुट कर अपने आप को खत्म करती रहें या उनकी जिंदगी खत्म हो जाए, किसी को फर्क तक नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देश में राजनीति करनी है, देश में हिंदू मुस्लिम का एंगल लाना है, और जब तक इस तरीके का कोई एंगल नहीं आता है तब तक कोई चर्चा नहीं होती। लड़की के साथ कितना भी घिनौना काम हो जाए, लेकिन उसमें जब तक कोई एंगल नहीं मिलता तब तक हमारे देश के कोई भी इंसान इस पर बोलने नहीं आते हैं। क्या करें? कब तक चुप रहेंगे? किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। तो आज अगर आप इस लड़की के लिए बोलते हैं तो ये समझ कर देखिए कि ये देश की वो बिटिया थी जो डॉक्टर बनकर देश के लिए सेवा करना चाहती थी। हालांकि इसमें इनके परिवार का अपना एक सपना भले होगा, लेकिन 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद एक लड़की सिर्फ कुछ चंद मिनट का आराम करना चाहती है और उसके साथ इस तरीके की हैवानियत हो जाती है इस भारत में, बंगाल में। नमस्ते।